बहुत बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा फंक्शन है, नहीं, ये इतना छोटा जितनी हमारी फीस्ट, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये रेड कलर का अपीयर होता है। इसका मतलब जो फंक्शन आर्टरीज परफॉर्म करेंगे उसका अपोजिट फंक्शन हो जाएगा। पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। अब लेफ्ट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा का सारा ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड होगा, तो यही कैपिलरीज आपस में ज्वाइन हो जाती है और वेन का फॉर्मेशन कर लेती है फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। Hello rising stars, I am Simran and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we are discussing about the human circulatory system, that is transportation system. We have already discussed the respiration part in animals and in human beings both. So in this video, we are discussing human circulatory system. So let's get started. So सबसे पहले the human circulatory system consist of what? Consist of heart जिसमें प्रोसेस हो रहा है, arteries, veins, capillaries and blood. So ये 5 major circulatory system के parts है, heart, arteries, veins, capillaries and blood. अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यानी कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स और क्या क्या पार्टिसिपेशन है इनका। सो ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, राइट, सर्कुलेशन करता है। और द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। इट इज अ कलरलेस लिक्विड, राइट, जिसमें इट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सर्टेन डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। अब ये सर्टेन डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? लाइक हार्मोन्स, लाइक waste product, that is CO2 and urea or proteins, right? अब उनको क्या करता है? It carries all the dissolved substances from one part to the another part in the body, यानी कि ये मूवमेंट में हेल्प करवाता है। Then RBCs क्या होते हैं? Red blood cells. As the name suggests, red, इसका मतलब ये रेड कलर का होता है, बट रेड कलर का क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड देम, यानी कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये रेड कलर का अपीयर होता है। आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। इट मींस ये लंग से ऑक्सीजन लेती है और उसको ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाती है, राइट। अब उसके बाद WBC का क्या रोल है? दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। ये ना एज अ फाइटर है। फाइटर किसके अगेंस्ट? क्योंकि फाइटर है तो किसी के अगेंस्ट तो फाइट करता होगा। ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है और हमें प्रोटेक्ट करवाता है डिसीजेस से। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी, क्योंकि सोल्जर भी हमारे लिए रक्षा ही कर रहे, तो सेम WBC भी हमारे लिए रक्षा करता है इनसाइड द बॉडी और हमें डिसीज फ्री रखता है, राइट। अब आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ कट। अगर हमें कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, कोई भी इंजरी हो जाती है, तो ये क्लोटिंग करवाता है। आपने देखा होगा ना, ऑब्वियसली ये चीज आपने अभी तक, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप हर एक चीज को ऑब्जर्व कर सको। अगर घर पे कहीं भी आप जा रहे हो या किसी भी चीज से काम कर रहे हो, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से, तो अगर कट लग जाए तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप ही हीलिंग चालू हो जाती है, यानी कि खून जमना एक स्पॉट पे चालू हो जाता है जहां पे हमें इंजरी हुई हो। तो ये किसका रोल है? ये है प्लेटलेट्स का रोल। तो इट हेल्प्स इन फ्लोटिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ ए कट, राइट। अगर कट जाता है तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स है ब्लड के, दैट इज द मेन कंपोनेंट्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लाइक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स में कंपैरिजन देखते हैं कि आर्टरीज का क्या फंक्शन है और वेन्स का क्या फंक्शन है। इसका मतलब ये हर एक चीज हो तो ट्रांसपोर्टेशन में ही रोल रहा है, राइट। सो ये क्या करती है?
It carry blood from the heart to various organ of body. इसका मतलब हार्ट से ये ब्लड लेकर आ रही है और वेरियस बॉडी में पहुंचा रही है. तो इसका मतलब जो ये ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, राइट? तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकती हूँ, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? और अगर हम वेन्स का देखें तो इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू हार्ट. तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकती हूँ, वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? नेक्स्ट इज इट हैज thick elastic walls और it has thin नॉन इलास्टिक वॉल्स. अब एक चीज और है, अगर आर्टरी के आगे पल्मोनरी लग जाए, सेम वेन्स के आगे भी अगर पल्मोनरी लग जाए, तो इसका मतलब जो फंक्शन आर्टरीज परफॉर्म कर रही है उसका अपोजिट फंक्शन हो जाएगा. सो अभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी, बट अगर मैंने पल्मोनरी लगा दिया तो ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सेम वेन्स अभी तक क्या कैरी कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जैसे ही मैंने इसके आगे पल्मोनरी लगा दिया तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? इतनी चीज क्लियर. अब हमने आर्टरीज के बारे में डिस्कस करा, वेन्स के बारे में डिस्कस, अब रह गया कैपिलरीज पार्ट. अब कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज बहुत ही छोटी छोटी वेसल्स होती है. कहां पर होती है अभी हम देखते हैं. जब ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, जैसे ये एक ऑर्गन या टिश्यू के पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है जो कि आर्टरीज कैरी करती है. अब आर्टरीज छोटी से छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है सो दैट जो भी ब्लड आर्टरीज लेकर आई है वो हर एक इंडिविजुअल सेल को मिले. और आर्टरीज अभी हमने पढ़ा ये थिक वॉल्स होती है, तो जैसे ये छोटी छोटी में डिवाइड हो जाएंगी तो उन्हीं स्मॉलेस्ट वेसल्स को जो कि सिर्फ एक सेल थिक होते हैं उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं. अब कैपिलरीज का काम क्या हुआ कि आर्टरी से ब्लड इन्होंने लिया, अब वो ब्लड को वापस भी तो करना है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो यही कैपिलरीज आपस में ज्वाइन हो जाती है और वेन का फॉर्मेशन कर लेती है. और वेन्स का काम क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाए फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, राइट? इतना समझा. हमने पढ़ा आर्टरीज के बारे में. आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, हार्ट से पंप होके आ रहा है और वेरियस पार्ट्स या वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है. बट वेन्स का उल्टा काम है, यानी कि बॉडी से ब्लड लेकर आ रहे हैं वो भी कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, और वो कहाँ पर दे रहे हैं, हार्ट पे दे रहे हैं. अब हार्ट और ये जो भी वेन्स और आर्टरीज है वो एक टिश्यू या ऑर्गन तक ही है, उसके बाद ये स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती है और उन स्मॉलर वेसल्स को हमने नेम दिया कैपिलरीज. अभी तक क्लियर. अब हम ब्लड के बारे में जान चुके हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में जान चुके हैं, अब बारी है हार्ट की. हार्ट क्या है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एज अ पंप एक्ट करता है. और ये कितना बड़ा है, कितना बहुत बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा फंक्शन है, नहीं ये इतना छोटा जितनी हमारी फीस्ट, तो इट इज बिग एज अ फीस्ट because both oxygen and carbon dioxide have to be transported, और दोनों ही चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, तो उसके लिए हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स है, या हम बोल सकते हैं हार्ट के पास डिफरेंट रूम्स है. और वो रूम क्या करते हैं, सो दैट मिक्सिंग ना हो सके ऑक्सीजन रिच ब्लड की और कौन सा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो. तो इसके पास कितने चैम्बर्स और कितने आदमी और कितने रूम प्रेजेंट है, तो इसके पास 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, जिसमें से इसके पास जो 2 अपर वाले चैम्बर्स होते हैं उसको आर्टरिया बोला जाता है और जो नीचे के 2 रूम और 2 चैम्बर्स होते हैं उसको वेंट्रिकल्स बोला जाता है. अब हर एक चैम्बर यानी कि हर एक रूम में कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि मूवमेंट हो रही है. अब हम पढ़ने वाले कि वो सर्कुलेशन कैसे हो रहा है. अभी हमने पढ़ा ब्लड के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट थे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में हमने
पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले कि ये सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रहा है। एज वी नो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है और ये जो चैम्बर्स है ना वो सेपरेट हो रहे हैं सेप्टम के थ्रू। ठीक है, ये जितने भी 4 रूम्स है, मैंने आपको बोला था चैम्बर्स को रूम के उसमें लो। अब हर एक रूम में दीवार होती है सो दैट वो सेपरेट हो सके दूसरे रूम से। तो इसमें जो हार्ट के 4 चैम्बर्स है वो सेपरेट कैसे होते हैं? सेप्टम के थ्रू, SEPTUM, सेप्टम के थ्रू ये सेपरेट आउट हो रहे हैं। अब सबसे पहले लंग्स का रोल आता है। लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? पल्मोनरी वेन। अभी हमने पढ़ा था कि जो वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड लेता है, बट अगर मैंने पल्मोनरी वर्ड ऐड कर दिया तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। सो लंग से फर्स्ट चैम्बर दैट इज अपना लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। अब क्या होता है, वो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। अब ये नॉर्मली तो ऐसे नहीं हो रखा होगा, ठीक है भैया मैं लंग से आया हूँ, लंग्स ने मेरे को भेजा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया हूं। तो जैसे पड़ोसियों के इंटरचेंज होते हैं ना कि ये सामान उसके, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं पकड़ाता है, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है। जैसे कि एक फॉर्म लिया आपने और फॉर्म को बिल्कुल आपने उसको कुछ मोसा वोसा नहीं, यानी कि कोई भी प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट नहीं करा है, और उस फॉर्म को आपने डायरेक्टली पानी के अंदर डाल दिया, तो जो फॉर्म होगा वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। और जैसे उस फॉर्म को प्रेशर एक्सर्ट और फोर्स एक्सर्ट करवाओगे, यानी कि उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे, वो सारा पानी फिर से रिलीज कर देगा। सेम यही प्रोसेस हार्ट में भी हो रहा है। सो इसका मतलब जैसे ही अपना जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन फिलअप हो जाता है हार्ट में। अब ऑक्सीजन फिलअप कहां पे हुआ? सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में वो फिलअप हो गया। अब लेफ्ट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा का सारा ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वैसे ही सारा जो ब्लड होगा, कौन से की बात? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात, वो सारा का सारा बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। कैसे जाएगा? थ्रू द मेन आर्टरी ऑर्टा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेकर जाएगा। अब यहाँ पर इसे सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, आर्टरीज हो गई, कैपिलरीज ने सारी इंडिविजुअल सेल्स को प्रोवाइड कर दिया। अब वेन्स लेकर आ रही है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रही है? मेन वेन, दैट इज वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन से लेकर आती है। और कहां पास आउट करवाती है? राइट एट्रियम में पास आउट करवाती है। ठीक है, सो इसने अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट एट्रियम में करवा दिया। अब जैसे राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। इतनी चीज समझ। अब क्या होगा? जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा वैसे ही कौन? पल्मोनरी आर्टरी आएगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन के पास ले जाएगी और इसको फिर से ऑक्सीडाइज करवा देगी और फिर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। यानी कि लंग से लेफ्ट एट्रियम में आया, कहां से? पल्मोनरी वेन से। देन लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुई तो लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम थ्रू दी मेन वेना कावा वेन, देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, एंड देन उसके बाद लंग्स में जाकर फिर से ऑक्सीडेशन होके फिर से यही प्रोसेस कंटिन्यू होता है। अब एक चीज बताओ, जो आर्ट्रिया है, ठीक है, और उसके बाद जो वेंट्रिकल है, इसको तो सिंपल यहीं पर ही अपना ब्लड देना है, राइट, बट इसको अपनी पूरी बॉडी ऑर्गन में ब्लड फ्लो करवाना है, तो इसकी जो वॉल्स होती है ना वो थिकर होती है एज कंपेयर टू आर्ट्रिया। ठीक है, इसकी जो आर्ट्रिया की वॉल्स होती है वो थिन होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है एज कंपेयर टू आर्ट्रिया। इतनी चीज समझ आई? ठीक है, और क्यों होती है? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड कहाँ पर देना होता है? बॉडी ऑर्गन्स में देना होता है, तो इसको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है।
और जो हमारा हार्ट है उसके अंदर वॉल्स भी प्रेजेंट होती है। अब इनका क्या रोल होता है, सो दैट अब यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ और कई बार ऐसे हो जाए कि बैकफ्लो हो जाए ऊपर, तो ये तो चीज गलत हो जाएगी, यानी कि पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई डोर्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप इस वीडियो में आपको हर एक कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से क्लियरिटी हुई हो और आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट ना हो। अगर इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक और कोई भी चैप्टर, तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक लिख सकते हो, सो दैट फर्दर जो फ्यूचर वीडियोस बन रही हैं हम उस टॉपिक पे वर्क कर पाए। सो अब एक इंपॉर्टेंट बात, एज वी नो ये जितना भी एरा है किसका है, एआई का, और हम अपने लाइफ में इतने बिजी हैं, हमें होमवर्क करना है स्कूल का, देन उसके बाद हमें प्रोजेक्ट्स फाइल्स बनानी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना, तो हमारे पास बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा वर्कलोड है हमारे ऊपर। सो एक वर्कलोड मैं आपका कम कर सकती हूँ बाय प्रोवाइडिंग यू नोट्स। और नोट्स कैसे होंगे, जो कि हैंड रिटन से भी बेस्ट होंगे, और वो होगा एआई की हेल्प से, that is Zoo AI app. इस Zoo AI app acts like a human circulatory system. ह्यूमन तो नहीं बट सर्कुलेटरी सिस्टम जरूर एक्ट करेगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करेगा बाय प्रोवाइडिंग अस नोट्स, वो भी बहुत अच्छे अच्छे। सो लेट्स हैव अ लुक कि ये जो ऐप मैंने आपको सजेस्ट करी है वो वर्क कैसे करती है। सो सबसे पहले मैंने Zoo AI ऐप को ओपन करा है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल होगा और हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, फ्लैश कार्ड्स और क्विज या कोई भी डाउट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले मैं साइंस पर ही क्लिक करती हूँ क्योंकि हम साइंस का ही कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्विज वगैरह प्रैक्टिस करी हुई है। सबसे पहले मैं क्लियर डाउट्स पे क्लिक करती हूँ और मेरे को डाउट्स क्या है, सपोज मेरे को डाउट्स लाइफ प्रोसेसेस में ही है और मैं लाइफ प्रोसेसेस में सेम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे ही डाउट लिखती हूँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मैंने इसी पे ही बोला कि नोट्स प्रोवाइड कर दो क्योंकि एट लास्ट मेरे को नोट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट मेरे को हैंड रिटन नोट्स ना लिखने पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट हो जाता है, उसके फंक्शन के बारे में बताता है, फिर कंपोनेंट के बारे में भी पूरी इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, देन उसके बाद ब्लड वेसल्स के बारे में भी ये बता रहा है और ब्लड के बारे में इसने हमें इंट्रोडक्शन दिया। देन उसके बाद ये पाथवे भी बता रहा है कि हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन के बारे में बताया, उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, और ये सारी चीजें इसने मेरे को नोट्स प्रोवाइड कर दिए। तो हुआ ना, दिस इज द बेस्ट कंपेनियन ऐप फॉर योर स्टडीज, जो आपको विद इन अ मिनट्स में हर एक डाउट और हर एक नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा विदाउट एनी टेंशन और विदाउट एनी टाइम टेकिंग। सो इफ यू like this video, please do subscribe to this channel and thank you.